हमें मंगल ग्रह की एक सुनसान, बंजर और वीरान धरती दिखाई जाती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ लाल मिट्टी और चट्टानें ही नजर आती है। इसी निर्जन ग्रह पर नासा का एरिया 3 मिशन वैज्ञानिक शोध कर रहे होते हैं। इस मिशन का उद्देश्य मंगल की मिट्टी और वातावरण का अध्ययन करना होता है, और इसके लिए 6 अंतरिक्ष यात्री लगभग 1 महीने से यहाँ रहकर नमूने इकट्ठे कर रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी मिशन कंट्रोल से पायलट को एक चौंकाने वाली सूचना मिलती है। वह बताती है कि कुछ ही मिनटों में मंगल पर एक बेहद खतरनाक धूल भरा तूफान आने वाला है। इस तूफान की गति इतनी तेज है कि पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। पायलट तुरंत मिशन कमांडर लुइस से पूछती है, अब क्या किया जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कमांडर भारी मन से मिशन तुरंत समाप्त करने का आदेश देती है। अब सभी अंतरिक्ष यात्रियों को अपने हब से निकलकर जितनी जल्दी हो सके रॉकेट तक पहुंचना होता है, ताकि वे मंगल छोड़ सके। तेज हवाओं के बीच सभी लोग कमांडर के स्पेस सूट पर लगी लाइट का पीछा करते हुए रॉकेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। तेज हवा के कारण एक विशाल एंटीना टूटकर उड़ता है और सीधे मार्क वॉटनी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि मार्क कई मीटर दूर जाकर गिरता है। उसी समय उसकी स्पेस सूट का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है और उसका लोकेशन सिग्नल भी गायब हो जाता है। इधर तूफान लगातार और भी खतरनाक होता जा रहा होता है। रॉकेट भी तेज हवाओं के कारण धीरे धीरे झुकने लगता है। अगर कुछ देर और रुकते तो पूरा मिशन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता था। कमांडर लुइस के सामने अब एक बेहद कठिन फैसला था। मार्क का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें लगता है कि अब वह जीवित नहीं है। मजबूरी में वे बाकी अपने चारों साथियों की जान बचाने के लिए रॉकेट लॉन्च कर देती है और मंगल ग्रह को छोड़ देती है। पृथ्वी पर नासा मुख्यालय में तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। पूरी दुनिया को बताया जाता है कि मंगल पर आए भीषण तूफान में अंतरिक्ष यात्री मार्क की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया उसे श्रद्धांजलि देने लगती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ घंटों बाद मंगल ग्रह पर मार्क अचानक बेहोशी से जागता है। उसके पेट के अंदर एंटीना का एक नुकीला टुकड़ा धंसा हुआ होता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। वह लड़खड़ाते हुए अपने हब तक पहुंच जाता है। किसी तरह वह उस धातु के टुकड़े को अपने शरीर से निकालता है, खून रोकता है और अपना इलाज करता है। इसके बाद कंप्यूटर चालू करके एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह नासा और अपने साथियों के लिए अपनी पूरी स्थिति बताता है। अब मार्क के सामने बड़ी समस्या थी खाना। वह अपने पास मौजूदा राशन का हिसाब लगाता है और पता चलता है कि यह खाना केवल कुछ ही महीनों तक चल सकता है। लेकिन नासा का अगला मिशन लगभग 4 साल बाद आने वाला था। यानी अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अगले 4 साल तक खुद ही अपना इंतजाम करना होगा। लेकिन मार्क घबराता नहीं है। वह एक बेहतरीन वनस्पति वैज्ञानिक होता है। उसके पास कुछ आलू बचे होते हैं। तभी उसके दिमाग में एक शानदार विचार आता है, क्यों न मंगल ग्रह पर ही खेती की जाए। समस्या यह थी कि मंगल की मिट्टी में फसल उगाने के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं थे। इसलिए मार्क अपने साथियों द्वारा छोड़े गए मानव मल को खाद की तरह इस्तेमाल करता है और पृथ्वी से लाई गई थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ मिलाकर हब के अंदर एक छोटा सा खेत तैयार करता है। अब उसके सामने नई समस्या थी पानी। खेती बिना पानी के असंभव थी। तब मार्क रॉकेट के बचे हुए ईंधन का उपयोग करता है और एक बेहद खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए वह पहले हाइड्रोजन तैयार करता है, फिर उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पानी बनाता है। यह प्रयोग इतना जोखिम भरा था कि एक बार जोरदार विस्फोट भी हो जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और वह बच जाता है। दूसरी बार वह और भी सावधानी से प्रयोग करता है। इस बार उसे सफलता मिल जाती है। धीरे धीरे उसकी बनाई मिट्टी में नमी आने लगती है। लाल ग्रह की बंजर धरती पर उसके छोटे से खेत में एक आलू का एक नन्हा हरा पौधा निकलता है। उसे देखकर पहली बार मार्क के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान लौट आती है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद पैदा हो चुकी है।
उधर पृथ्वी पर नासा मुख्यालय में सभी लोग अब भी मार्क वाटनी को मृत मान रहे होते हैं। उसके सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन किया जाता है, जहां नासा के डायरेक्टर और सभी वैज्ञानिक उसे श्रद्धांजलि देते हैं। हर किसी की आंखों में दुख साफ दिखाई देता है, लेकिन किस्मत ने मार्क के लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। इसके बाद हमें जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया जाता है, जहां मंगल मिशन के प्रमुख विंसेंट कपूर नासा के डायरेक्टर से मंगल ग्रह की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें देखने की अनुमति मांगते हैं। उनका उद्देश्य मंगल की वर्तमान स्थिति का आकलन करके आने वाले मिशन का बजट और योजना तैयार करना होता है। अनुमति मिलते ही सैटेलाइट मंगल की नई तस्वीरें भेजना शुरू कर देता है। इन तस्वीरों का विश्लेषण करते समय नासा की सैटेलाइट विशेषज्ञ मिंडी पार्क की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो पूरे मिशन की दिशा बदल देती है। वह देखती है कि मार्क के रहने वाले बेस के आसपास का सामान हर नई तस्वीर में अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ था, मार्क वाटनी अभी भी जिंदा था। यह खबर मिलते ही पूरे नासा में हड़कंप मच जाता है। आखिरकार वह इंसान जिसे पूरी दुनिया मृत समझ चुकी थी, वह करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर अकेला जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। नासा के डायरेक्टर तुरंत आदेश देते हैं कि यह बात फिलहाल एरिया 3 मिशन की टीम को नहीं बताई जाएगी। उन्हें डर था कि अगर उनके साथी को जीवित होने की खबर मिल गई तो वह उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। कुछ समय बाद नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी दुनिया को बताता है कि मार्क अभी भी जीवित है। उधर मंगल ग्रह पर मार्क को अकेले रहते हुए लगभग 70 दिन बीत चुके थे। वह अपने कंप्यूटर पर लगातार गणनाएं करता है। तभी उसे पता चलता है कि नासा का अगला मंगल मिशन उसे लगभग 3200 किलोमीटर दूर उतरने वाला है। अगर उसे पृथ्वी पर वापस लौटना है तो उसे किसी भी तरह उस जगह तक पहुंचना ही होगा। लेकिन उसके पास केवल एक रोवर था, जो एक बार चार्ज होने पर मुश्किल से 32 किलोमीटर ही चल सकता था। मार्क कई दिनों तक रोवर पर प्रयोग करता है, लेकिन रात होते ही मंगल का तापमान बेहद कम हो जाता है। ठंड से बचने के लिए जैसे ही वह रोवर का हीटर चालू करता, बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगती थी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह अपने साथ लाए गए रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को रेत के नीचे से निकालता है। यह एक रेडियोधर्मी उपकरण था जो लगातार गर्मी पैदा करता था। मार्क उसे सावधानी से अपने रोवर के अंदर रख देता है, जिससे अब उसे हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और बैटरी भी बचने लगती है। अब वो आराम से गाने सुनते हुए अपने रोवर से लंबी दूरी तय करने की तैयारी करने लगता। लेकिन पृथ्वी पर नासा के सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उन्हें पता था कि मार्क जिंदा है, लेकिन उससे संपर्क कैसा किया जाए। उसी समय नासा के डायरेक्टर अपनी पूरी टीम को आदेश देते हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर एक नया सप्लाई रॉकेट तैयार किया जाए, ताकि मंगल ग्रह पर मार्क के लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा सके। वहीं दूसरी तरफ मार्क भी यही सोच रहा था कि जब तक वह नासा से संपर्क नहीं कर लेता, तब तक उसकी खेती और बाकी सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन वह अपने कंप्यूटर में पुराने मिशनों का डेटा देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उससे लगभग 76 किलोमीटर दूर नासा का पुराना पाथफाइंडर प्रोब पड़ा हुआ है। यह देखते हुए उसके चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। उधर नासा में विंसेंट कपूर भी मार्क के रोवर की दिशा देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि वह पाथफाइंडर को लेने जा रहा है। इसके बाद विंसेंट 1996 के पाथफाइंडर मिशन में काम कर चुके वैज्ञानिकों से मिलते हैं और उस यान की पूरी तकनीक जानकारी हासिल करते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद मार्क उस पुराने पाथफाइंडर को ढूंढ निकालता है और उसे अपने साथ अपने हब तक ले आता है। वहां पहुंचकर वह उसे ठीक करने में जुट जाता है। इधर पृथ्वी पर पूरी नासा टीम बेसब्री से किसी सिग्नल का इंतजार कर रही होती, और फिर आखिरकार पाथफाइंडर से पहला सिग्नल पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यह देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। शुरुआत में मार्क केवल कैमरे के सामने लिखे हुए बोर्ड दिखाकर हाँ या ना में जवाब दे पाता था, लेकिन यह तरीका बहुत धीमा था। तभी मार्क कैमरे की घूमने वाली दिशा का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष कोडिंग सिस्टम तैयार करता है। नासा के वैज्ञानिक भी उसी कोड की मदद से उसे निर्देश भेजते हैं रोवर के सॉफ्टवेयर को कैसे बदला जाए। मार्क उनकी हर बात ध्यान से मानता है। कुछ समय बाद उसका रोवर सीधे नासा के कंप्यूटर से जुड़ जाता है। अब पहली बार मार्क और नासा के बीच टेक्स्ट मैसेज के जरिए सीधी बातचीत शुरू हो जाती, और यहीं से शुरू होती है उसे जिंदा वापस लाने की सबसे बड़ी उम्मीद। मार्क को नासा के जरिए पता चलता है कि
अब तक उसकी टीम को यह पता नहीं चला है कि वह जिंदा है। यह जानकर मार्क बहुत निराश हो जाता है। नासा के डायरेक्टर स्पेसशिप के सदस्यों को इसके बारे में बताने से मना कर देते हैं, लेकिन फ्लाइट डायरेक्टर आखिरकार सभी सदस्यों को यह बात बता देता है कि मार्क अभी तक जिंदा है। अचानक रात के समय हब का प्रेशर सिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे हब का दरवाजा टूट जाता है और मार्क द्वारा बोई गई सारी आलू की फसल नष्ट हो जाती है। यह देखकर मार्क बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। यह बात नासा के डायरेक्टर को भी पता चल जाती है, जिससे रॉकेट बनाने वाले सभी इंजीनियर अपना काम और तेजी से शुरू कर देते हैं। अब स्पेसशिप के सदस्य भी मार्क से बात करने लग जाते हैं। मार्क वापस हिम्मत करके अपने टूटे हुए हब को तैयार करने लग जाता है। तभी हमें एस्ट्रोडायनामिक्स के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पास एक शानदार आइडिया होता है। इधर नासा के द्वारा मार्क को बताया जाता है कि उसे बचा हुआ खाना 4 सप्ताहों तक और चलाना है। यह सुनकर मार्क अपने खाने की दोबारा गणना करने लगता है। 4 सप्ताह बाद रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, लेकिन नासा की टीम बिना पूरी जांच किए ही सप्लाई रॉकेट को लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से वह बीच रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। मार्क को आज पूरे 186 दिन हो चुके थे। वह कमांडर लुइस के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे माता पिता से मिलना और उन्हें बताना है कि उनका बेटा बहुत बहादुर था। तभी हमें चीन की स्पेस एजेंसी दिखाई देती है, जहां वे इस बात पर चर्चा कर रहे होते कि नासा को सप्लाई भेजने के लिए अपना रॉकेट दे देंगे। उधर एस्ट्रोडायनामिक्स वाला लड़का अपने सुपर कंप्यूटर से अपने आइडिया की गणना करता है, जो बिल्कुल सही निकलती है। वह अपना आइडिया नासा की टीम को बताता है। उसका आइडिया यह होता है कि स्पेसशिप को पृथ्वी पर उतारने के बजाय उसे सीधे पृथ्वी का चक्कर लगवाकर वापस मंगल की तरफ भेज दिया जाए। पृथ्वी के पास से गुजरते समय उन्हें खाने का कैप्सूल भेज दिया जाए। जब स्पेसशिप मंगल तक पहुंचेगा तब मार्क रॉकेट के माध्यम से स्पेस में आ जाएगा, जहां स्पेस टीम उसे पकड़ लेगी। लेकिन नासा के डायरेक्टर इस योजना को मानने से मना कर देते। उनका कहना होता है कि हम एक अंतरिक्ष यात्री के लिए बाकी सभी सदस्यों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। उधर स्पेसशिप में किसी ने पूरी योजना का ईमेल भेज दिया होता है। जब स्पेसशिप के सदस्य उस ईमेल को पढ़ते हैं तो वे सीधे पृथ्वी पर लौटने के बजाय मंगल की तरफ जाने का फैसला कर लेते हैं। इस फैसले से उनकी यात्रा में 537 दिन और बढ़ जाते। वे नासा से अनुमति लिए बिना ही अपनी स्पेसशिप का रास्ता बदल देते हैं। यह जानकारी नासा के डायरेक्टर को भी पता चल जाती। वह सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये योजना स्पेसशिप तक किसने पहुंचाई होगी। स्पेसशिप की टीम अपने मिशन की जानकारी मार्क को भी दे देती है। आज मार्क को 216 दिन हो चुके थे। वह अपनी 3200 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए अपने रोवर में बदलाव शुरू कर देता है। इधर पृथ्वी पर नासा के डायरेक्टर चीन चले जाते हैं और वहां से रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया जाता है। स्पेस टीम सफलतापूर्वक खाने की कैप्सूल को पकड़ लेती है और मंगल की तरफ रवाना हो जाती है। मार्क अपने 461वें दिन अपनी लंबी यात्रा पर निकल जाता है। इधर विंसेंट कपूर अपनी टीम से पूछते कि मार्क इस समय क्या कर रहा है। टीम बताती है कि मार्क दिन में सोलर पैनल से अपने रोवर को चार्ज करता है और रात में सोकर अपना समय बिताता है। इस तरह अपनी यात्रा जारी रखते हुए मार्क को आज मंगल ग्रह पर 517 दिन हो चुके थे। वही हमें विंसेंट कपूर और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि जब मार्क रॉकेट तक पहुंच जाए तब रॉकेट का वजन किस तरह कम किया जाए, ताकि मार्क जब उसमें बैठकर निकले तो वह पूरी तरह से मंगल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सके और उसके साथ ही उसे सफलतापूर्वक रिसीव कर सके। आज मार्क को मंगल ग्रह पर पूरे 524 दिन हो चुके थे। मार्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वह रास्ते में रुककर अपने शरीर को साफ करता है और 538वें दिन मंगल मिशन 4 की साइट पर पहुंच जाता है। विंसेंट कपूर के अनुसार बताए मार्क अपने रॉकेट बदलने लगता है और रॉकेट की सभी खिड़कियां हटा देता है और ऊपर के टिन शेड को भी हटा देता है। फिर उन्हें प्लास्टिक कवर से ढक देता है। वहीं स्पेस में कमांडर और उसके साथी इस बात पर चर्चा कर रहे होते कि जब मार्क स्पेस में आ जाए तो वे उसे किस तरह सुरक्षित पकड़ना है। 561वें दिन मार्क अपने रॉकेट में बैठ जाता है। ऊपर से कमांडर लुइस मार्क के रॉकेट को कंट्रोल कर रही होती है। आखिरकार अब समय आ चुका था मंगल ग्रह छोड़ने का। इधर नासा के सामने पूरा शहर इस सुनहरे पल को देखने के लिए इकट्ठा हुआ होता है कि वहीं कमांडर मार्क सारे दिशा निर्देश दे देती है। रॉकेट लॉन्च हो जाता है। मार्क सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंच जाता है, लेकिन मार्क अभी भी स्पेस से 63 किलोमीटर दूर था। कमांडर अपने स्पेस क्राफ्ट का थ्रस्ट बढ़ाकर मार्क की तरफ बढ़ती है, लेकिन अभी भी स्पेसशिप
और मार्क के रॉकेट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्पेसशिप के एक हिस्से में विस्फोट करके उसकी स्पीड कम की जाती है। इसके बाद मार्क और स्पेसशिप के बीच 270 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है। फिर कमांडर खुद फैसला करती है कि मैं मार्क को लेने जाऊंगी, इसलिए वह अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकल जाती है, लेकिन स्पेस सूट की रस्सी सिर्फ 250 मीटर तक ही होती है, इसलिए वह मार्क तक नहीं पहुंच पाती। तब मार्क जोखिम उठाते हुए अपने क्रॉफ्ट से बाहर निकलता है और अपने स्पेस सूट में एक छोटा सा छेद कर देता है, जिसकी वजह से निकलती हुई हवा उसे कमांडर लुइस की तरफ धकेलने लगती है। आखिरकार कमांडर लुइस और मार्क एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। वह पल आ जाता है जब मार्क सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आता है। कुछ समय बाद वह नासा में नए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने लगता है। उसका संदेश होता है, जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे तब समस्याओं को एक एक करके हल करो, यही तुम्हें जिंदा रखेगी। स्पेसशिप में ईमेल भेजने वाले नासा के डायरेक्टर ही होते हैं। वह यह सोचते हैं कि आखिरकार जब सबको पता चलेगा तब मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। आपको यह कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना। प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना।